Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of October week 2. आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर वीक 2 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसे भी अच्छे तरीके से देखना है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज के साथ और आज का हमारा पहला न्यूज आता है ये देखो। Indian Railways. Indian Railways has adopted an integrated approach for a green environment and plan to gradually reduce its carbon footprint to become a net zero carbon emitter by 2030. तो इतने बड़े पॉइंट में हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली है कि रेलवे ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि रेलवे क्या बन जाएगा जीरो कार्बन इमिटर बन जाएगा 2030 तक कार्बन न्यूट्रल। 2030 तक जीरो कार्बन इमिटर बन जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी ट्रेन जो है वो नहीं होगी जो कोयले से चलती होगी। सिंपल सी बात है। मतलब ऐसी मोस्टली सारी की सारी ट्रेन्स को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कर दिया जाएगा 2030 तक। रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो जीरो कार्बन इमिशन कंपनी बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अरे जैसे आपको पता है ना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया कि इंडिया को 2070 तक कार्बन इमिशन से जीरो कर देना है। जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बन जाएगा इंडिया 2070 में। रेलवे ने कहा हम 2030 में जीरो कार्बन इमिशन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब रेलवे की बात चल रही है तो रेलवे से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लो जो पिछले दिनों में चल रही थी। पहला तो रेलवे अपने आप को 2030 में जीरो कार्बन इमिटर बना देगा। अभी हाल ही में थीम बेस्ड ट्रेन, पहले भी पढ़ाया था पिछली क्लास में भी, भारत गौरव ट्रेन चली है। भारत गौरव ट्रेन नेपाल में चली है, जैसे थीम बेस्ड है ना, रामा सर्किट के अंदर। रामा सर्किट के अंदर ये गई है नेपाल। नेपाल में जो सीता माता की जन्म स्थली है वहां तक सीता माता का लोडेस, सीता का जो बर्थ प्लेस है वहां तक ये चली है। उसके साथ साथ भोपाल का रेलवे स्टेशन, भोपाल के रेलवे स्टेशन को एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट स्टेशन का अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया है। उसके साथ साथ मुंबई के अंदर मेघदूत नाम की मशीन लगाई गई है जो भी वाटर वेपर एयर में मौजूद है उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मेघदूत नाम की मशीन अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर लगाई है। तो ये हमें पता चल गया रेलवे अपने आप को 2030 में कार्बन इमिटर कर देगा, जीरो कार्बन इमिटर बना देगा। भारत गौरव ट्रेन चली है, थीम बेस्ड ट्रेन, नेपाल तक भी चलाई गई है। एफएसएसएआई ने भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया। मेघदूत नाम की मशीन अभी हाल ही में मुंबई के रेलवे स्टेशन पे लगी है जो वाटर वेपर एयर में मौजूद है उसको कन्वर्ट करती है किसमें, उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने का काम इसका है, मेघदूत मशीन का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रेलवेज के बारे में थी जो आपको क्लियर हो गई। हाँ भाई, रेलवे ने क्या बोला, हम अपने आप को जीरो कार्बन इमिटर कर देंगे 2030 तक। फिर यहां पर एविएशन डिपार्टमेंट कहां पीछे रह जाता। एविएशन डिपार्टमेंट ने क्या बोला देखो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, Civil Aviation Organization has adopted a long-term aspirational goal of carbon emission, making carbon emission from air travel net zero by 2030. This will boost the production of sustainable aviation fuel. This move will help in switching from kerosene based jet fuel to fuel made from fats, grease, plants and renewables. इन्होंने बोला है कि हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन समझते हैं ना,
नागरिक उड्डयन, जो भी एरोप्लेन वाला डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड लेवल पर एरोप्लेन वाले डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल नाम की जगह कनाडा में पड़ता है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इन्होंने कहा जब रेलवे कह रहा है अपने आप को जीरो कार्बन इमिशन 2030 में, और हम तो पूरे वर्ल्ड का एविएशन एनर्जी, एविएशन को जीरो कार्बन इमिशन कर देंगे 2050 तक। इन्होंने कहा है एविएशन इंडस्ट्री को 2050 तक जीरो कार्बन इमिशन कर देना है। ठीक है, तो याद रखना है एविएशन एनर्जी पूरे वर्ल्ड की 2050, इंडिया 2070, रेलवे 2030। ओके, याद रखना। और अभी आगे एक और भी आएगा मुंबई वाला पॉइंट, वो आगे डिस्कस करेंगे। मुंबई ने अपने आप को अलग से टारगेट दिया है जीरो कार्बन एमिशन का। ओके, अभी तक मैंने कितने टारगेट पढ़ा है? एक तो रेलवे का पढ़ा है 2030, एक एविएशन इंडस्ट्री का 2050, और पूरे ऑल ओवर इंडिया का 2070 का टारगेट है जीरो कार्बन इमिशन का। चलो आगे चलते हैं हम अपने नए न्यूज की ओर। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड under the Ministry of Commerce and Industry has notified the establishment of a credit guarantee scheme for startup. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम अभी हाल ही में शुरू की है, जिसका नाम क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, CGSS। CGSS क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप to provide the startup collateral free loan up to the specified limit। इसमें ना विदाउट एनी टाइप ऑफ कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है? बिना सिक्योरिटी के, बिना सिक्योरिटी के स्टार्टअप को लोन दिया जाएगा। बिना सिक्योरिटी के, बिना कोई सिक्योरिटी रखे, उनकी एक स्पेसिफाइड लिमिट होगी, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग एक लिमिट सेट होगी और उसके अकॉर्डिंग लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो लोन अभी हाल ही में कौन सी स्कीम के अंडर दिया जा रहा है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, CGSS, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप अभी योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब स्टार्टअप की बात चल रही है, वही वाले पुराने पॉइंट। सर स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप जब बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूनिकॉर्न 1 बिलियन, डेकाकॉर्न 10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन, 100 बिलियन डॉलर से ऊपर वालों को हेक्टोकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मैंने हर क्लास में बताए हैं, स्टार्टअप डे, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न वाले। चलो फिर चलते हैं आज के अपने नए न्यूज की ओर, देखिएगा। अगला न्यूज आता है हमारा ये। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में ना जो कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क में जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं, नामीबिया से चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 फीमेल्स हैं, 3 मेल चीते लाए गए हैं। कौन से देश से लाए गए? नामीबिया से। कहां पर लेकर आए हैं? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में उसके प्रोटेक्शन के लिए अभी हाल ही में एक अलग से कमेटी का गठन किया है हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, बस इतना सा याद रखना यार, वो कौन से देश से अभी हाल ही में 8 नए चीते आए थे, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं। तो ये कहां से आए थे? नामीबिया से। और नामीबिया से तो आए थे, कहां पर आए थे? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट हमारा आता है ये, देखिएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा ये, हमारी इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग, देखो पढ़िएगा। पॉइंट है, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज ऑब्जर्व्ड साइबर जागरूकता दिवस। साइबर जागरूकता दिवस अभी हाल ही में इन्होंने सेलिब्रेट किया है।
तो साइबर जागरूकता दिवस ये पता होना चाहिए मनाया कब जाता है। साइबर जागरूकता दिवस, देखो भाई, तो अब साइबर जागरूकता दिवस की बात करें तो ये हर महीने, देखो यहां पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये कब मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ का फर्स्ट वेडनेसडे, हर मंथ का फर्स्ट वेडनेसडे इसे मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। कौन सा डे है? साइबर जागरूकता दिवस। साइबर जागरूकता दिवस लोगों को किसके बारे में अवेयर करने के लिए, ताकि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उससे लोगों को बचाने के लिए साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर महीने के पहले पहले वेडनेसडे को। हर महीने के फर्स्ट वेडनेसडे को, याद रख लेना। पॉइंट इतना सही था। आगे चलते हैं फिर अगले पॉइंट की ओर। अगला न्यूज आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। टेली मानस, टेली मानस इनिशिएटिव लिया है। टेली मानस उसी के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था कि अभी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई संजीवनी नाम का प्रोग्राम बनाया था। ई संजीवनी में क्या था कि आप घर बैठे डॉक्टर्स को कॉल करोगे, इस पे हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने दे रखा है, डॉक्टर को कॉल कर कर अपनी जो भी कह सकते हैं कि अपने मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, उससे रिलेटेड डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर आपको फोन पर ही एडवाइस कर देगा, ये वाली दवाई ले लो, तो फोन पर ही सारे आसानी से डॉक्टर की एडवाइस लेकर आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके लिए ई संजीवनी बनाया था। तो ई संजीवनी के अंदर ही ये टेलीमानस, टेलीमानस नाम का एक नया इनिशिएटिव लिया है। ये टेलीमानस नाम का जो इनिशिएटिव लिया है, मानस की फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाले दिन 10 अक्टूबर वाले दिन इस इनिशिएटिव को लिया गया है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी टेलीमेडिसिन है, जो भी कह सकते हैं कि फोन पर वही पूछ पाछ कर सारा का सारा इलाज करने की कार्यवाही हो सकती है, उसी के लिए टेलीमानस शुरू किया है। और वही किसके अंडर आता है? ई संजीवनी के अंडर आता है। और ई संजीवनी के बारे में अभी न्यूज में चल रहा था कि ई संजीवनी ने रिकॉर्ड बना दिया, 8 करोड़ टेली कंसल्टेशन अभी तक इसके ऊपर अटेंड हो चुके हैं। मतलब हमारे देश के डॉक्टर्स 8 करोड़ कॉल्स इसके ऊपर अभी तक अटेंड कर चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉल आंध्र प्रदेश की रही है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के लोगों ने इस सुविधा का बेनिफिट लिया है। आंध्र प्रदेश मैक्सिमम टॉप पे रहा है, आंध्र प्रदेश ई संजीवनी का फायदा उठाने वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और हमारा अगला पॉइंट आता है, ये देखना ध्यान से, आगे आता है हमारा पॉइंट कि अभी हमारे देश में हमारे देश की तो बात नहीं कर सकते कि हमारे देश ने पार्टिसिपेट किया सेवेंथ एडिशन था। किस चीज का सेवेंथ एडिशन? यहां पर आपको दिख रहा है, जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज का नाम यहां पर आपको दिख रहा है IBSAMAR नाम की एक्सरसाइज, जिसमें आई इंडिया है, बी ब्राजील है, एस ए साउथ अफ्रीका है, ऐसे साउथ अफ्रीका है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें अभी हाल ही में इंडिया की नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। ये हुई कहां पर? हैज हेल्ड एट पोर्ट एलिजाबेथ पोर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर 10 से 12 अक्टूबर को ये एक्सरसाइज हुई थी। अब एक्सरसाइज का नाम से ही क्लियर हो रहा है, 3 देश पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका के सहयोग से ये इब समर IBSAMAR इब समर एक्सरसाइज, ये 3 देशों के बीच अभी हाल ही में हुई। कौन कौन से देश की नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी आपको दिख रहा है। कहां पर हुई ये एक्सरसाइज, ये भी पता चल गया।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये याद रख लो इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये एक्सरसाइज अभी साउथ अफ्रीका में हुई थी, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, चलो। और एक्सरसाइज तो सारी याद होंगी, सारी के सारी एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ा रखी है। और मालाबार भी याद रख लेना, मालाबार वाली जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देशों के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी है, मालाबार एक्सरसाइज। ये भी मल्टीलेटरल है, इसमें ये सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मालाबार। चलो आगे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर पर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सुपर कंप्यूटर पर बात करते हैं कि अभी हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर लगा, परम कामरूपा। क्या नाम है, परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर। कामरूपा नाम से ले लो, कामाख्या देवी मंदिर से। और तुम्हें पता है कामाख्या देवी मंदिर आसाम में है, आसाम में कौन सा आईआईटी है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम में, आसाम में लगा कामाख्या देवी मंदिर के नाम पर, कामाख्या देवी जी के नाम पर परम कामरूपा नाम का सुपर कंप्यूटर। सीरीज तो परम ही है, सारे सुपर कंप्यूटर परम 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 के नाम से लगेंगे, लेकिन ये कामरूपा कामाख्या देवी मंदिर से उठा लो और याद रख लो परम कामरूपा कहां पर लगा है, आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी में इंस्टॉल हुआ है ये सुपर कंप्यूटर। अभी ये तो पता चल गया कामरूपा वाला आईआईटी गुवाहाटी में। बाकी न्यूज में और कौन से चल रहे थे, अभी तो एक पता चला न्यूज में, मतलब अक्टूबर के सेकेंड वीक का न्यूज सिर्फ एक था, रिलेशन। बाकी सारे सुपर कंप्यूटर भी याद होने चाहिए। परम अनंता नाम का सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर में लगा है। उसके साथ साथ परम गंगा, गंगा कहाँ बहती है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा आईआईटी है, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की में लगा परम गंगा, परम गंगा आईआईटी रुड़की में लगा। और इंडिया का सबसे पावरफुल परम प्रवेग, परम प्रवेग कहां पर लगा है, आईआईएससी बेंगलुरु में। आईआईएससी बेंगलुरु में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लगा है, जिसका नाम क्या है, परम प्रवेग। ठीक है, और परम पोरूल, परम पोरूल कहां पर लगा है, एनआईटी तिरुचुपल्ली में, एनआईटी तिरुचुपल्ली में। और इंडिया का फास्टेस्ट पता चल गया तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट भी याद रख लो। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, जो अभी यूएसए ने बनाया है। इससे पहले वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट फुगाकू होता था जापान का, जापान के फुगाकू को पछाड़ दिया, दूसरे नंबर पर हो गया। इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बन चुका है फ्रंटियर। चलो दोबारा सुनो सुपर कंप्यूटर पर। पहला पॉइंट, सुपर कंप्यूटर में परम कामरूपा ये लगा है आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में। परम गंगा, परम गंगा ये लगा है आईआईटी रुड़की में। फिर लगा परम प्रवेग, जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट है, परम प्रवेग वो लगा है आईआईएससी बेंगलुरु में। परम पोरूल एनआईटी तिरुचुपल्ली में। ठीक है, ये तो पता चल गए इंडिया के, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट परम प्रवेग। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट फ्रंटियर, जो अभी न्यूज में था, यूएसए ने इसको बनाया था, फुगाकू को पीछे पछाड़ दिया। वैसे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट फुगाकू था, फुगाकू को पीछे पछाड़ दिया, और नंबर पर कौन सा आ गया, नंबर 1 पर फ्रंटियर आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये सुपर कंप्यूटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। हाँ भाई, जल्दी से यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, एक एक चीज को ना बिल्कुल आराम आराम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही तरीके से आसानी से चीजों को देखते चले जाओ। चलो फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। और हमारा अगला पॉइंट आता है ये, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ओडिशा के सीएम। ठीक है, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने शुरू करा वर्चुअल लॉन्च फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव, फुटबॉल फॉर ऑल, टू प्रमोट द स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन इन ओडिशा। ओडिशा में स्कूल चिल्ड्रंस को बढ़ावा देने के लिए, ओडिशा के जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको फुटबॉल की ओर ले जाने के लिए।
ठीक है, फुटबॉल की ओर ले जाने के लिए अभी हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव किसने चलाया है? कौन से स्टेट का है फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव? वो है ओडिशा का है। दिस इज द फर्स्ट सच प्रोग्राम, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, मतलब फीफा, टू प्रमोट द फुटबॉल ऑन इंडिया। पहला ऐसा प्रोग्राम जो फीफा ने चलाया ओडिशा के अंदर, फीफा ने चलाया ओडिशा के अंदर, जिसको लॉन्च किया ओडिशा के सीएम ने, ताकि जो फुटबॉल का कल्चर है स्कूल्स में उसको और प्रमोट किया जा सके, फुटबॉल को स्कूल्स में और बढ़ाया जा सके। उसके लिए ओडिशा में फीफा ने ये प्रोग्राम चलाया, फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, और ये भी याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप इस बार कतर में, पता है ना, फीफा वर्ल्ड कप इस बार कतर में, और उसका मास्कोट क्या रखा है? मास्कोट समझते हैं ना, शुभंकर। शुभंकर क्या रखा है? लाइव, LAELLAEB, लाइव नाम का एक पक्षी है, वो इसका मास्कोट रखा है। ठीक है, फीफा का मास्कोट लाइव रखा है। फीफा वर्ल्ड कप इस बार कतर में होना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। आगे ओडिशा की बात चल रही थी, तो ओडिशा ने अभी अभी मनाया था माइलेट्स डे। कब मनाया था? 10 नवंबर को। ओडिशा ने 10 नवंबर को कौन सा डे मनाया? माइलेट्स डे। और तुम्हें इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स तो याद करवा रखा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स नेक्स्ट ईयर 2023 बाय द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स कौन सा है? वो है हमारा, पता चल गया, वो है 2023। और ओडिशा के अंदर बाली यात्रा को गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ये भी पढ़ाया था। ओडिशा के अंदर नौखाई फेस्टिवल मनाया जाता है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल, ये भी ओडिशा का है। ओडिशा पहला स्टेट बना जिनने अभी हाल ही में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एनसाइक्लोपीडिया को लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? एनसाइक्लोपीडिया, अभी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। तो ये सारी बातें ओडिशा के बारे में थी। फुटबॉल फॉर ऑल, माइलेट्स डे, बाली यात्रा को गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, नौखाई फेस्टिवल, और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एनसाइक्लोपीडिया को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट ओडिशा। ये सारी बातें ओडिशा के बारे में, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन तो मैं ये सारी पहले भी दे चुका हूं, शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में भी दी थी। बस यही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का मेन मोटिव ये है कि चीजें जब बार बार सामने आती चली जाएं, आपके माइंड में ये चीजें सेट बैठती चली जाएं। ठीक है, बस चीजों को ही अपने माइंड में सेट करवाना, ठीक है, मेरा मेन कर्तव्य है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाए। चलते हैं अपने नए न्यूज की ओर। अगला न्यूज आता है यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इनॉग्रेटेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बर्ड फेस्टिवल। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का बर्ड फेस्टिवल हुआ, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, इन साउथ कश्मीर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जम्मू कश्मीर, उसके अंदर पहलगाम, पहलगाम के अंदर हुआ अभी बर्ड फेस्टिवल। बर्ड फेस्टिवल, पहला पहला बर्ड फेस्टिवल जो हुआ है ऐसे तरह का, वो अभी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये 6 दिन का बर्ड फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के साथ मिलकर। सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में 6 दिन का बर्ड फेस्टिवल शुरू किया है। 6 दिन का बर्ड फेस्टिवल शुरू किया था, जो इस तरह का पहला बर्ड फेस्टिवल कहां पर हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है, जिस भी स्टेट की बात चले उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ो। ये लो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल, इंडिया की अब सबसे लंबी रेलवे टनल T49 बनाई जा रही है। T49 इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर को फर्स्ट प्राइज मिला
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में पहला प्राइज जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। लेवेंडर फेस्टिवल अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रिवर पर इनोग्रेट किया गया है रेसाई डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के, जो 1250 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसकी 1.3 kilometer bridge is located in 359 meter above the चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर से 539 मीटर ऊंचा ये ब्रिज अभी हाल ही में बनाया जा रहा है, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज है। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सबसे लंबी इंडिया की रेलवे टनल भी बनाई जा रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी जनरेशन में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में, ये सारी बातें जम्मू कश्मीर से रिलेट कर रही थी, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए जम्मू कश्मीर के बारे में। फिर चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर, और हमारा अगला न्यूज क्या आता है, देखो। द 14th एडिशन ऑफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, Living Planet Report 2022 has been published by World Wide Fund for Nature, WWF, World Wide Fund for Nature. The report states that there has been 69% decline in wildlife population of mammals, birds. मतलब वो कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों में 69% की डिक्रीमेंट आई है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 69% की जो है वो डिक्रीमेंट आई है पिछले 50 सालों में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ये रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश किया। आपको सिर्फ याद क्या करना है, कितना परसेंट डिक्रीमेंट आई है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में, 69%। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, वर्ल्ड वाइड फंड ने, ठीक है। बस ये चीज याद रखनी है, छोटा सा पॉइंट था। वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और कभी कभार ना एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा था WWF वर्ल्ड वाइड फंड के लोगो में कौन सा एनिमल का पिक्चर है, कौन से एनिमल का पिक्चर है, और आंसर था पांडा, ठीक है, पांडा का पिक्चर है। वर्ल्ड वाइड फंड के लोगो में किस एनिमल का पिक्चर है, आंसर क्या है, पांडा, पांडा का पिक्चर है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अपने नए न्यूज की ओर। अगला न्यूज आता है ये, अभी निर्मला सीतारमन जी ने बजट में भी ये बात कही थी, बजट जब मैंने आपको पढ़ाया था, पीएम डिवाइन योजना, पीएम डिवाइन, बस आपको इतना सा याद रखना। पीएम डिवाइन योजना, डिवाइन की फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट के लिए पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत की गई थी फॉर द रिमेनिंग 4 ईयर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन फ्रॉम 2022-23 टू 2025-26। इस स्कीम में 6600 करोड़ रुपया खर्च करना है, बेसिकली कहां पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 6600 करोड़ रुपीस खर्च करना है, जो सारा का सारा पैसा नॉर्थ ईस्ट रीजन में खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पैसा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में खर्च करने के लिए पीएम डिवाइन योजना में दिया जा रहा है। तो पीएम डिवाइन, डिवाइन की फुल फॉर्म क्या है, डिवाइन की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर चलते हैं अगले पर, ड्रोन्स के बारे में।
Indian cricket star Mahendra Singh Dhoni has launched a made in India कैमरा ड्रोन। अभी हाल ही में धोनी जी ने इंडिया में बना हुआ कैमरा ड्रोन जिसका नाम है ड्रोनी, DRONI, ड्रोनी एडवांस फीचर के साथ लॉन्च किया है। मतलब धोनी से देखो, धोनी और ड्रोन दोनों को मिला दिया, ड्रोनी बन गया। ठीक है, ड्रोनी, ड्रोनी नाम का अभी हाल ही में ये कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा, जिसको गरुड़ एरोस्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है। गरुड़ एरोस्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है। इट हैज बीन लॉन्च ड्यूरिंग द ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, वहां इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में ग्लोबल ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ था, वहां पर इसे ड्रोनी नाम के ड्रोन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी जी ने इसे लॉन्च किया है। इंडिया में बना हुआ ड्रोन कौन सी कंपनी ने बनाया है? ड्रोन एरोस्पेस, कंपनी का नाम है ड्रोन एरोस्पेस। अब बात ये चल रही है ड्रोन के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन ले लो, सारी की सारी बातें अभी जो ड्रोन के बारे में रिसेंट न्यूज में चल रही हैं वो देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया इंडिया का फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन, पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन जिसका नाम क्या है? DH एग्रीगेटर। DH एग्रीगेटर जिसको डिजाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया चेन्नई की कंपनी जिसका नाम क्या है? दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन बनाया, पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन जिसका नाम DH एग्रीगेटर है। ठीक है, इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन वरुण। इंडिया का पहला स्टेट जिसने ड्रोन को हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किया, उत्तराखंड। गरुड़ एरोस्पेस बिकम द फर्स्ट ड्रोन कंपनी, गरुड़ एरोस्पेस पहली ऐसी ड्रोन कंपनी बनी जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूवल मिला, अप्रूवल फॉर टाइप सर्टिफिकेशन RPTO, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेने वाली पहली ड्रोन कंपनी बनी गरुड़ एरोस्पेस नाम की कंपनी। तो ये सारी बातें, उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस चेन्नई के अंदर इसे लॉन्च किया गया। ये सारी चीजें ड्रोन से रिलेट कर रही थी, दोबारा देख लो ड्रोन के बारे में। पहला पॉइंट, ड्रोनी नाम का ड्रोन अभी हाल ही में धोनी ने लॉन्च किया है। पहला पेट्रोल से चलने वाला ड्रोन DH एग्रीगेटर जो दक्षा नाम की कंपनी ने बनाया है। ड्रोन स्कूल इंडिया का पहला ग्वालियर में। इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन वरुण। उसके साथ साथ पहला स्टेट जिसने ड्रोन को हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किया, उत्तराखंड। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस लेने वाली इंडिया की पहली ड्रोन मेकिंग कंपनी गरुड़ एरोस्पेस। और साथ साथ ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस या ड्रोन यात्रा अभी हाल ही में चेन्नई में हुई। ये सारी चीजें ड्रोन से रिलेट कर रही थी। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट ये ड्रोन से रिलेट कर रहे थे। चलते हैं फिर अपने अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, चलो ध्यान से देखना है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सभी को पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बना था, 1992 में पावर मिली थी। माधाबीपुरी सेबी की चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। यही तो है। सेबी ने अभी हाल ही में इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है टू BSE लिमिटेड टू सेट अप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नया स्टॉक एक्सचेंज बना रहे हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर एक्सचेंज। जो भी हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसका मेन काम क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करेगा इन्वेस्टर को टू बाय शेयर, कि वो शेयर को बाय कर सकते हैं इन अ सोशल एंटरप्राइजेस, सोशल एंटरप्राइजेस में दैट हैव बीन वेटेड बाय द ऑफिशियल एक्सचेंज। मतलब ये जो भी सोशल एंटरप्राइजेस है, सोशल कंपनी है, वो आसानी से अपने शेयर्स को बेच सकेंगी
किस शेयर एक्सचेंज के थ्रू? एसएसई, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एक नया स्टॉक एक्सचेंज लेकर आ गए, वो स्पेसिफिकली किसके लिए? उन कंपनीज के लिए जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, सोशल एंटरप्राइजेस हैं, उन कंपनी के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी हाल ही में सेबी ने अप्रूवल दी है। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की अप्रूवल दे दी है। ठीक है, किसको? बीएसए लिमिटेड को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी तक स्टॉक एक्सचेंज की बात चल रही है। स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया में याद रख लेना, ध्यान से एक इंफॉर्मेशन देखो, इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से दो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके इंडेक्स का नाम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी। सेंसेक्स में कंपनी आती है 30 और निफ्टी में कंपनी आती है 50। सेंसेक्स में कंपनी कितनी आती है? 30, निफ्टी में आती है 50। टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से दो बड़े बड़े, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, चलो, तो ये भी पता चल गया है। आगे बात कर लेते हैं, अभी आरबीआई सीबीडीसी लॉन्च कर रहा है। सीबीडीसी की फुल फॉर्म याद रख लेना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना। आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है ना, उसका नाम क्या है? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी इसका पूरा परफॉर्मा आया नहीं है कि कैसे होगा, कैसे ट्रेड होगा, कैसे डीलिंग होगी, बस ये पता चला है कि आरबीआई लॉन्च कर रहा है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको इससे डिनोट किया जाएगा ई रूपी के सिंबल से, ई रूपी के सिंबल से इसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चलते हैं नोबेल प्राइज पर। वैसे तो नोबेल प्राइज पर एक स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए मैं लूंगा कि इस बार के जो भी नोबेल प्राइजेस थे, लेकिन नोबेल प्राइजेस के बारे में जो जो बातें आपको पता है पहले मैंने बहुत बार बता रखी हैं। नोबेल प्राइज कितनी, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्राइज नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिए जाते हैं? 6 फील्ड में। 6 फील्ड में से 5 फील्ड में कौन देता है? स्वीडन। 5 फील्ड में देता है स्वीडन, एक फील्ड में देता है नॉर्वे, एक फील्ड में देता है नॉर्वे। 5 में कौन देता है? स्वीडन। स्वीडन किस में देता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर में। और नोबेल का पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे देता है। स्वीडन देता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर में, और नोबेल पीस प्राइज देता है कौन? नॉर्वे। ठीक है, ये किस किस को मिले, सारों के नाम याद रखने हैं। नोबेल पीस प्राइज मिला है, एक तो मिला एलिस को, एलिस। दूसरा मिला है मेमोरियल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी और मेमोरियल, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एलिस एक व्यक्ति है। तीनों को मिला हमारा नोबेल का पीस प्राइज, जो दिया नॉर्वे ने। उसके साथ साथ केमिस्ट्री का मिला कार, मेल्डल और शार्पलेस। याद रखो, कार को जो भी शार्पलेस तरीके से चलाएगा, शार्पलेस तरीके से चलाएगा, उसको मिलेगा मेडल। क्या मिलेगा? मेडल। कार शार्पलेस मेडल, कार शार्पलेस मेडल, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री में। कार शार्पलेस मेडल को मिला है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में एलियन जॉन एंटोन को मिला है फिजिक्स में। एलियन जॉन एंटोन को मिला है फिजिक्स में। अभी मैंने इसमें सिर्फ नाम लिखे हैं, इसके लिए पूरा अलग से लेक्चर दूंगा, ठीक है, जिसमें खाली सिर्फ नोबेल प्राइज होंगे। मेडिसिन मिला है पाबो को। पाव में दर्द होने पर दवाई ली जाती है, पावों में दर्द होने पर, पाव में दर्द होने पर मेडिसिन, पाबो को मिला है मेडिसिन में। ठीक है, उसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मिला है किसको? इकोनॉमिक्स में मिला है फिलिप डायमंड, फिलिप डायमंड और बेर्नानके। फिलिप डायमंड बेर्नानके, फिलिप डायमंड बेर्नानके, फिलिप डायमंड बेर्नानके, फिलिप डायमंड बेर्नानके, इन तीनों को मिला है किसमें? नोबेल का इकोनॉमिक्स का, नोबेल का
इकोनॉमिक्स का, और लिटरेचर में मिला है एनी। लिटरेचर में मिला है किसको? एनी को मिला है। तो ये सारे नोबेल प्राइजेस थे, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 6 फील्ड में मिलते हैं, 5 फील्ड में स्वीडन देता है, एक में नॉर्वे देता है। नॉर्वे देता है नोबेल का पीस प्राइज, जो 2 ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी और एक पर्सन एलिस को मिला है। केमिस्ट्री में कार्ल शार्पलेस मेडल, कार्ल शार्पलेस मेडल। फिजिक्स में एलियन जॉन एंटोन को मिला है। मेडिसिन में पाबो को मिला है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में फिलिप डायमंड बेर्नानके को, और लिटरेचर की बात चल रही है तो लिटरेचर में एनी को दिया गया है ये नोबेल प्राइज। ये सारे थे अभी लेटेस्ट के नोबेल प्राइजेस। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखना हमारा अगला न्यूज क्या आता है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया है, जिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की टॉप पर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कहाँ की है? यूके की, वो टॉप पर रही है। और इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे टॉप पे आया है? मतलब इंडिया में कौन सा टॉप है? इंडिया में आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु वही जहां पर अभी मैंने सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया था, परम प्रवेग, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट, वही था ना आईआईएससी बेंगलुरु में। तो याद रखो आईआईएससी बेंगलुरु इंडिया में सबसे टॉप पर आने वाली यूनिवर्सिटी है, और वर्ल्ड में सबसे टॉप पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहाँ की है? यूके की यूनिवर्सिटी है। और इंडिया का सबसे टॉप वो भी पता चल गया है, वो है बेंगलुरु। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला अगला आता है सामांथा। सामांथा ऑफ इटली। सामांथा ऑफ इटली हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फर्स्ट वुमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कौन बनी है? समंथा। बस इतना सा नाम याद रखना है, समंथा। समंथा 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 फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कमांड देने वाली फर्स्ट वुमेन, नाम क्या है? समंथा। चलो आगे पंकज अडवाणी। जब भी कोई बिलियार्ड का नाम आ जाए ना, तो इंडिया में बिलियार्ड में यही फेमस प्लेयर है। ठीक है, बिलियार्ड, बिलियार्ड में एक ही फेमस प्लेयर पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जी ने जीता अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिलियार्ड एंड स्नूकर फेडरेशन की वर्ल्ड बिलियार्ड चैंपियनशिप, जो अभी कोलालंपुर मलेशिया में हुई थी। कोलालंपुर मलेशिया में अभी हाल ही में बिलियार्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसको किसने जीता है? पंकज अडवाणी। तो बिलियार्ड के सबसे फेमस प्लेयर, कहीं बिलियार्ड का नाम आ जाए, इनका नाम आए बिना रह नहीं सकता है। बिलियार्ड के फेमस प्लेयर जिनका नाम पंकज अडवाणी है, तो पंकज अडवाणी जी ने अभी हाल ही में जीता है वर्ल्ड बिलियार्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड बिलियार्ड चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया की मेंस हॉकी टीम डिफेंडर एंड वाइस कैप्टन हरमनप्रीत सिंह कौर, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हैज बीन नेम्ड एज अ मेंस, ये मेल है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, कौर नहीं है। हरमनप्रीत सिंह जो बने हैं वो बने हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। और फीमेल में, वुमेन में, वुमेन में नीदरलैंड की बनी है फेलिस एल्बर, फेलिस एल्बर, फेलिस एल्बर। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, और फीमेल कैटेगरी में फेलिस, फीमेल कैटेगरी में फेलिस और मेल कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह। चलो आगे आता है हमारा डेज पर। डेज पर आता है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, सभी को पता है एयरफोर्स डे, जिसका इस बार का थीम ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। एयरफोर्स के बारे में बताया ही था। नेवी डे भी तुम्हारे को पता है कि हमारा आर्मी डे भी पता है, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा। और नेवी डे, नेवी डे तो हमारा 4 दिसंबर को होता है ना,
चलो ये भी पता ही आप लोगों को, तो एक बार नेवी डे फिर भी चेक कर लेना। वैसे बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है, चेक करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि कभी कभार ना गूगल पर जाकर आप लोग खुद ही अच्छे तरीके से देखकर एक बार माइंड में ना सर्च करने से अपने आप चीजें और देखोगे तो चीजें याद रह जाएंगी। आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है, तीनों के चीफ भी आपको बताए। तो 8 अक्टूबर पता चल गया है। 8 अक्टूबर हमारा होता है कौन सा डे? ये होता है हमारा एयरफोर्स डे। 15 जनवरी को होता है हमारा कौन सा डे? आर्मी डे। और 4 दिसंबर को कौन सा डे होता है? 4 दिसंबर को हमारा होता है कौन सा डे? जो बच गया वो है हमारा नेवी डे। कंफर्म है? ऐसा चेक करोगे तो और भी याद रहेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता, कंफर्म है 4 दिसंबर को होता है हमारा कौन सा डे, पता चल गया आप लोगों को, नेवी डे। चलो, इंडिया वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, जिसका थीम पोस्ट फॉर प्लैनेट, पोस्ट फॉर प्लैनेट। और इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम इस बार का आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। उसके साथ साथ ई वेस्ट डे, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। और उसके साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम जी के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़े हैं किससे? अक्टूबर के सेकेंड वीक के, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, और पीडीएफ का मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर चाहिए हो तो बोल दीजिएगा शुभम सर को, यहाँ से मैं सेंड करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन नए सेशन के साथ, अक्टूबर के 3rd वीक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।